नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आज मकर संक्रांति का पर्व है। देश भर में जहां लोगों ने कड़ाके की ठंड के बावजूद गंगा यमुना के साथ साथ तमाम नदियों में आस्था की डुबकी लगाई, वहीं अहमदाबाद से दो बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। सियासी पतंगबाजी की तस्वीरें। एक तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह हैं, पतंगबाजी में कर हाथ आजमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। और गौर करने वाली बात है कि मकर संक्रांति के मौके पर देश भर में पतंगबाजी का भी अपना ही अलग महत्व होता है। तो दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पतंगबाजी करते हुए, पतंग उड़ाते हुए, वहीं दूसरी तस्वीर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं, पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। ये दो तस्वीर आपके सामने गुजरात के सियासी पतंगबाजी की। मकर संक्रांति के मौके पर आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री अंबाती रामबाबू ने फिल्मी स्टाइल में डांस किया है। डांस की तस्वीर भी सोशल मीडिया में तेजी के साथ जमकर वायरल हो रही है। देखें मंत्री जी का अजब गजब डांस। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री हैं और ठुमके लगाते हुए, ये देखिए, मकर संक्रांति के मौके पर। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री और मकर संक्रांति के मौके पर जमकर डांस कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। ये देखिए, इस उम्र में भी किस तरह से एक्टिव हैं और अपने आप को फिजिकली फिट रखते हुए ये डांस करते हुए नजर आ रहे हैं आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का बहुप्रतीक्षित फैसला शुक्रवार को ले लिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई, जिसके तुरंत बाद इस निर्णय को लागू किया गया है। शनिवार को पूरे हिमाचल में इस फैसले पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। जश्न की तस्वीरें बताने को काफी हैं कि सुक्खू कैबिनेट की पहली बैठक में लिए गए फैसले से लोग कितना खुश नजर आए। सचिवालय के भीतर ही पटाखे फोड़ दिए गए हैं। सचिवालय के भीतर ही पटाखे फोड़ दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस की बहाली को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर यह प्रदर्शन, और देखिए किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। हालांकि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस की बहाली का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था और इसको अपने वचन पत्र में शामिल किया था और सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का आदेश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों को लोहड़ी का एक बड़ा तोहफा दिया। सचिवालय के भीतर ही पटाखे फोड़ दिए गए हैं। उधर पंजाब के जलंधर से कांग्रेस के सांसद संतोख सिंह चौधरी के निधन की वजह से भारत जोड़ो यात्रा को 24 घंटे के लिए रोका गया और इस बात की पुष्टि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने की। आज सुबह सांसद संतोख सिंह का उस वक्त निधन हो गया जब वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत कर रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया, मगर तब तक उनका निधन हो गया था। सुबह जब हम
चल रहे थे करीब 9 बजे को हमें दुखद समाचार मिली कि जालंधर के हमारे सांसद, पंजाब के बहुत वरिष्ठ नेता, हमारे साथी संतोष सिंह चौधरी जी का देहांत हो गया। अचानक से दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। तुरंत हमने भारत जोड़ो यात्रा को निलंबित किया। भारत जोड़ो यात्रा दोपहर को नहीं होगा, कल सुबह नहीं होगा। कल दोपहर को खालसा कॉलेज ग्राउंड जालंधर से फिर से हम शुरू करेंगे। तो 24 घंटे के लिए संतोष सिंह चौधरी के सम्मान में भारत जोड़ो यात्रा रोका गया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षता सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी की पत्नी कमलजीत कौर को पत्र लिखकर शोक जताया। पत्र में सोनिया गांधी ने दुख की इस घड़ी में परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की हैं। तो संतोष सिंह के निधन पर कांग्रेस में शोक है और सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर संतोष सिंह की पत्नी को पत्र लिखकर चिट्ठी लिखकर शोक व्यक्त किया और साथ ही परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की सोनिया गांधी ने। उधर जेडीयू के नेता उपेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है। कुशवाहा ने शरद यादव के निधन पर कहा है कि शरद यादव ने जिनको बनाया था उन्होंने ही आखिरी वक्त में उन्हें अकेला छोड़ दिया। सुने जेडीयू नेता का वो बड़ा बयान, क्या कुछ उन्होंने कहा। देश के स्तर पे केंद्र बन गए थे शरद यादव, कोई दूसरा सेंटर नहीं बचा था। दिल्ली से वही एक्ट करते थे तो सामाजिक न्याय की गतिविधि चलती थी देश भर में। आज उनके जाने के बाद वह सेंटर ही समाप्त हो गया है। इतना बड़ा नुकसान हुआ है। जीवन भर उन्होंने वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए संघर्ष किया और उनका अंत जिस रूप में हुआ, हाल के दिनों में कुछ दिनों से जिस तरह से मानसिक स्थिति उनकी जो बन गई थी वो बहुत ही दुखद स्थिति थी। भगवान न करे इस तरह का अंत किसी को दे। और उसका कारण है राजनीतिक रूप से जिन लोगों को इस संघर्ष के दौरान उन्होंने बनाया, पूरे देश भर में बहुत सारे लोग उनके कारण बड़े बड़े पदों पर गए राजनीति में, लेकिन अंत में आकर वैसे लोगों ने उनसे बात करना तक छोड़ दिया। हमेशा परेशान रहते थे शरद जी की कोई कम से कम समाचार उनका ले, हाल खबर ले, तो यह भी लोग नहीं करते थे। तो काफी उनका अंत दुखद अंत हुआ है। भगवान न करे इस तरह का अंत किसी को दे। हम इस समय ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के लोगों को दुख सहने की ताकत ईश्वर दे। तो रामचरितमानस पर विवादित बयान देने से विपक्षियों के निशाने पर आए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का अब नया बयान सामने आया है। उन्होंने पहले वाला बयान और नया वाला बयान दोनों आपको सुनाते हैं। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। सशक्तिकरण क्यों करते हैं आप? पुरुष क्यों नहीं करते हैं? आप मानते हैं ना, आप सरकार में हैं, मानते हैं ना कि नारी जो है यही ना कमजोर है, क्यों उसकी जरूरत क्यों पड़ गई भाईजान? हजारों साल से जिन लोगों ने अपना एकाधिकार रखा वो आज भी अपने एकाधिकार को सुरक्षित करना चाहता है। इसलिए महागठबंधन सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है कि नारी को हम सशक्तिकरण करें। अब इसका मतलब क्या हम तारें? बताइए, सशक्तिकरण का मतलब तारना होता है? आप तो लगता है कहीं से द्विजवाद पढ़ के आ गए, हमसे बहस कर रहे हैं। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का कहना है कि वो इस तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि रामायण में
हीरा मोती भी हैं और कूड़ा कचरा भी है। तिवारी ने कहा कि अगर इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ नहीं हूं। क्या कुछ कहा उन्होंने शिवानंद तिवारी ने, वो भी आपको सुनाते हैं। इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने दत्ता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है, लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूं, और हमको नहीं लगता है कि मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। ऐसा कहीं नहीं, कोई बात नहीं। फैलाने वाला पार्टी के अंदर जो है इस तरह का मेजर डिसीजन होता है, सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। हम भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको मीटिंग में तय होना चाहिए। तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। ये सही बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है 1970 में। उसी तरह से मान लीजिए चंद्रशेखर जी ये राय रखते हैं कि उसमें शूद्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में जिस तरह का बयान किया गया है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, उसका ही विरोध करने का इनको अधिकार है। लेकिन ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कह दे कि साहब जीभ काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे। ये घृणा और नफरत फैलाने वाला। उधर कवि कुमार विश्वास ने शिक्षा मंत्री के पूर्व वाले बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष और जहर फैलाने वाला बताएं। कुमार ने विश्वास ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी से अनुरोध उन्होंने किया कि ऐसे व्यक्ति को संगठन और सरकार से बाहर करें, माफी मांगने के लिए कहें। क्या कुछ कहा कुमार विश्वास ने, वो भी आपको सुनाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं, वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते हैं, अशोभनीय है। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है। और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। क्योंकि दो बातें इसमें हैं कि एक तो या तो उन्होंने रामकथा ठीक से पढ़ी नहीं है, और दूसरा क्या वे किसी एक धर्म को, किसी एक मत को ही इतना सहिष्णु मानते हैं कि उस पर बोल सकते हैं। मैं सभी धर्मों की वरेण्य पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे, और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी? कितना कष्ट होता अगर वो ऐसा बोल देते। तो किसी की सहिष्णुता को, किसी की सहृदता को लाचारी समझ लेना, ये बड़ी खराब बात है। फिर इसका लोग राजनीतिक उपयोग करेंगे, फिर कहेंगे देखिए धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आगे से वे इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर उन्हें रामकथा के विषय में पूरा ज्ञात नहीं है तो मैं उन्हें अपने अपने राम के जो मेरे सत्र हैं उनका आमंत्रण देता हूं कि वो आए, वहां सुने, अग्रिम पंक्ति पर बैठे। कोई शंका हो तो उसका निवारण जो मेरा ज्ञान है, मेरी सीमा है, उसके माध्यम से मैं करूंगा। और मैं आशा करूंगा कि बिहार में जब मैं अपने अपने राम करने के लिए जाऊं, मैं तो उनकी विधानसभा में ही जाना चाहता हूं, जहां से वो जीते मैं वहीं करना चाहता हूं, ताकि कम से कम उनकी जनता भी राम की कहानी समझे। जो राजा राज्याभिषेक के बाद ये कहता हो अपनी जनता से, जो अनीति कछु भाको भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। इधर उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में एमएलसी चुनाव में जीत का लक्ष्य देते हुए अपील की गई कि रणनीति बनाकर कार्यकर्ताओं को प्रत्येक वोटर तक पहुंचाया जाए। इस काम में प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद आपसी समन्वय के साथ चुनाव प्रचार अभियान में जुटे। आज प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री जी के साथ एक चर्चा हुई है और चर्चा का विषय जो 5 आने वाले जो चुनाव हैं एमएलसी के, उसके बारे में हुआ है और उसको गंभीरता पूर्वक किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी उस पे एक डिटेल प्रकार से मार्गदर्शन प्रदेश अध्यक्ष जी का और संगठन महामंत्री जी का मिला है। और इसमें एक ही दो ही चीज कहूंगा, एक ये वॉर फुटिंग है, ये वॉर की तरह से जीतना है,
और दूसरा इसको माइक्रो मैनेजमेंट करना है। किस प्रकार से एक एक वोटर तक की हमारे कार्यकर्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आज विश्व भर में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता बन गए हैं और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में है, वो कार्यकर्ता किस प्रकार से एक एक वोटर तक की जाएगा और उनका वोट दिलवाएगा। ये भी माइक्रो मैनेजमेंट है। उसके अंदर जो पोलिंग स्टेशंस हैं, पोलिंग बूथ्स हैं और जो वोटर लिस्ट है, उसके साथ साथ कार्यक्रम बनेंगे, मगर हर कार्यकर्ता के साथ संपर्क उसके लिए एक कार्यकर्ता हो या 10। तो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में चल रही बैठक के बाद प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत में बताया कि बैठक में रणनीति बनाकर शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनावों में प्रत्येक सीट पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य तय हुआ है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय अभी बैठक से बाहर निकले हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ बातें हुई हैं बैठक में, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं। सर, क्या कुछ बातें हुई हैं बैठक में, क्या तय हुआ? चुनाव एमएलसी का है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते, इसके लिए रणनीति तैयार हुई है। किस तरीके की रणनीति? क्षेत्रवार भी कुछ रणनीति बनाई जा रही है, जिम्मेदारी मंत्रियों को भी कुछ दी जा रही है? नहीं, मंत्रियों को जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं के ऊपर ही है और कार्यकर्ताओं को पोलिंग स्टेशन वाइज संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करके मतदाताओं संपर्क। अच्छा, सांसदों और विधायकों के बीच में समन्वय की भी कोई बात हुई है, कोई रणनीति बनाई गई है? तो सबका समन्वय है, इसलिए कोई उसमें नई बात करनी क्या है, आपस में खूब समन्वय है। कुछ सबसे यूनिक चीज जो निकल के आई हो, जो खास इस बैठक की खास चीज हो, जो जिस्ट हो? चुनाव जीतना है। थैंक यू। तो चुनाव जीतना है, कुल मिला के ये मूल मंत्र यहाँ से लेकर जा रहे हैं बैठक से निकले हुए तमाम पदाधिकारी और मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। योगेंद्र उपाध्याय जी अभी जब हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने यही बताया कि बैठक में जो तय हुआ है उसमें पहली प्राथमिकता हमारी इस चुनाव को जीतने की है, जो एमएलसी चुनाव हो रहे हैं, और इसको लेकर पूरी ताकत झोंकने के लिए बीजेपी तैयार हो चुकी है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में बाल विकास पुष्टाहार मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बीजेपी दफ्तर में चल रही मीटिंग के बाद बताया कि बीजेपी की तैयारी एमएलसी के लिए हो रहे सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज करने की है। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं रामचरितमानस को लेकर आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान के बाद महागठबंधन में तकरार बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ हो रहे जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता अब खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह मंत्री चंद्रशेखर का बचाव किया, उससे जेडीयू में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही पटना के बेली रोड स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर जेडीयू एमएलसी और पूर्व मंत्री नीरज कुमार के साथ साथ बाकी के पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महावीर मंदिर में मानस पाठ किया और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान की आलोचना की। और बात बुलंदशहर की, जहां पर थाना बीबीनगर क्षेत्र में गांव सैदपुर में दोस्त ने दोस्त की चाकू से वार करके हत्या कर दी। शनिवार की सुबह युवक का लहूलुहान शव जंगल में मिला तो पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर सैदपुर में गद्दार यार निकले और दोस्त ने ही दोस्त की चाकू से हत्या कर दी। दोस्त के ऊपर ही दोस्त के कत्ल का आरोप है। बुलंदशहर से आपको खबर बता रहे हैं। मौके पर हालांकि तहकीकात करने के लिए पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की शिनाख्त की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। थाना बीबीनगर क्षेत्र के गांव सैदपुर का पूरा घटना है ये, जहां पर दोस्त ने दोस्त की चाकू से वार कर हत्या कर दी, उसे मौत के घाट उतार डाला। शनिवार की सुबह युवक का लहूलुहान शव जंगल के पास मिला। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आज सुबह लगभग 9 बजे थाना बीबीनगर पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर थाना पुलिस एवं फील्ड रेंज मौके पर पहुंची। मृतक का नाम आस मोहम्मद उर्फ आशू पुत्र शरीफ निवासी ग्राम सैदपुर बताया गया है। मृतक के पिता द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति शुभम पुत्र नवीन के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि ये दोनों अच्छे दोस्त थे। मृतक जब भी गांव में आता था तो शुभम के पास बैठकर ही शराब पीता था।
कल भी ऐसा ही हुआ। मृतक जब गांव में आया तो वह शुभम के पास गया। शुभम ने रात में ही मृतक की मां को फ़ोन करके बताया भी कि वह उसके पास है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे जेपीएस राठौर ने कहा कि सरकार जिस तरह से रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही है, आने वाले समय में एक नहीं दो तीन नौकरियों के लिए प्रति व्यक्ति को ऑफर मिलेगा। तो प्रति व्यक्ति को ऑफर दिए जाने की जानकारी मंत्री जेपीएस राठौर ने कही। उन्होंने कही कि प्रति व्यक्ति को ऑफर मिलेगा। देश कार्यालय पहुंचे जेपीएस राठौर और इस दौरान उन्होंने लखनऊ में यह बयान दिया। रोजगार के मुद्दे पर जेपीएस राठौर ने बात कही। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। गई है सरकार आने के बाद, जहां बेरोजगारी की दर 8% से ऊपर थी, अखिलेश जी छोड़ के गए थे, आज 2.9% रह गई है। और आगे आने वाले 4-5 सालों में इसी सरकार में हम ये बेरोजगारी दर को जीरो कर देंगे। और ये भी स्थिति हो सकती है एक नौजवान को 2-2, 3-3 नौकरियों की ऑफर रहे। सरकार आने के बाद जहां रामचरितमानस पर कवि कुमार विश्वास ने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामकथा को विद्वेष और जहर फैलाने वाला बताएं, ये ठीक नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और डिप्टी सीएम से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात भी कुमार विश्वास ने कही। क्या कुछ कहा कुमार विश्वास ने, सुनिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं। वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते हैं, अशोभनीय है। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है। और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। क्योंकि दो बातें इसमें हैं कि एक तो या तो उन्होंने रामकथा ठीक से पढ़ी नहीं है, और दूसरा क्या वे किसी एक धर्म को, किसी एक मत को ही इतना सहिष्णु मानते हैं कि उस पर बोल सकते हैं। मैं सभी धर्मों की वरेण्य पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे? और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी? कितना कष्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।